एक मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। ये अलायंस के मेन निशाने पर कौन है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कलेक्टिव डिफेंस की। ना तो मक्का एग्रीमेंट में, ना तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो एसएमडीए था उसमें ठीक तरीके से उसके लिए ये प्रेसिडेंट नहीं। अगर किसी थर्ड पार्टी एडवर्सरी ने इन कलेक्टिव डिफेंस पार्टनर्स पर हमला किया या अटैक किया तो ये क्या करेंगे। अभी अगर आप फ्यूचर को देखें, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू कम्पीट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं कूदने वाले हैं, या सऊदी जो है भारत पाकिस्तान के जंग में तुरंत नहीं लड़ने वाला। चेस बोर्ड पे कोई ऐसा मूव लाए हैं अपने पैक्ट के एक्टिव होने के बावजूद जिससे ये साबित हो सके कि वो जो कलेक्टिव डिफेंस और वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो क्लॉज है वो क्रेडिबल। द अरब कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। वो पाकिस्तान जो बोल रहा है कि हम आपको सुरक्षा दे पाएंगे, वो पेपर में कुछ और दिखता है, हकीकत में तो कुछ और है जी। तो ये जो कलेक्टिव डिटरेंस फैक्टर है दैट इज वेरी मच प्रेजेंट इन दिस पैक्ट, बट इट इज फॉर द फ्यूचर. It does not mean that they're going to rush and fire each other's guns at other countries because they are attacking. ईरान भी हमेशा से कहता आया है कि एक इस्लामिक ब्रदरहुड के सेंटीमेंट से देशों को साथ आना चाहिए। कल को क्या ईरान के लिए भी दरवाजे खुले होंगे इस तरह का पैक्ट ज्वाइन करने के लिए? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पिछले कुछ दिनों से हमारे ब्लॉग्स में हमने आपको जानकारी दी है कि कैसे एक मक्का पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। और ये मक्का में साइन हुआ जिसमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, शहबाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन। अब इन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें हैं जो इस मक्का पैक्ट को लेकर की गई हैं, और उसी पर कुछ और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ बशीर हैं। आप काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च में सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं, बहुत क्लोजली बारीकी से वेस्ट एशिया को फॉलो करते हैं। इनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में भी। बशीर, सबसे पहले तो ये जो मक्का पैक्ट है, ये क्या आपको चौंकाने वाला कोई फिनोमेना लगा था? क्योंकि एक लंबे समय से कोशिश तो की जा रही थी किस तरह की कोऑपरेशन, एक ग्रुपिंग को साथ लाने में। जी स्मिता जी, पहली बात तो शुक्रिया मुझे आपके शो पे लाने के लिए, बट मेरे लिए चौंकाने वाली बात उतनी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अपना एक बायलैटरल पैक्ट एकदम सिमिलर लाइंस पे ऑलरेडी साइन कर चुके थे, जो था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, एक एसएमडीए। और तब से लेकर आज तक एक स्पेकुलेशन बनी रही थी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया और अरब डिस्कोर्स में भी, कि टर्की शायद इस पैक्ट को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन तब के टाइम पे सऊदी अरेबिया का मेन इमीडिएट जो ट्रिगर था वो पहली तो ऑब्वियसली इजराइल का कतर पे जो स्ट्राइक हुआ था, वो एक पुराना अरब इजराइल का जो एक फैब्रिक था जो काफ़ी हिस्टोरिकली अनईजी रहा है, पर उसको एक जो थ्रेट को ड्रिवन होम जिसे कहते हैं वो हुआ था सऊदी अरेबिया के लिए, जब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है मिडल ईस्ट में, दैट विल नॉट गारंटी नॉन इजरायली अटैक्स। दैट वाज द इमीडिएट ट्रिगर। पाकिस्तान एक हिस्टोरिक पार्टनर रह चुका है सऊदी अरेबिया के लिए, तो उन्होंने अपनी पैक्ट तब साइन की थी। तब से लेकर आज तक टर्की का इजराइल को लेके एक स्पेशल अनीज़ रहा है, और वो अनीज़ स्पेशली सीरिया में रहा है, क्योंकि सीरिया में दिसंबर 2024 से जो गवर्नमेंट है हयात तहरीर अल शाम की, जो कि अहमद अल शर्रा चला रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पे, उनकी जो प्राइमरी बैकर है वो टर्की है। अक्रॉस द लास्ट 10 years, करीब एक दशक से अहमद अल शर्रा का मेन सपोर्ट टर्की से नॉर्दर्न सीरिया में मैनिफेस्ट हुआ है। सदर्न सीरिया में इजराइल की हमेशा से ये कोशिश रही थी हिस्टोरिकली कि इजरायली सिक्योरिटी के लिए एक कुशन बनाया जाए, जैसे कि टर्की ने ऑलरेडी अपने लिए वो बना चुके थे नॉर्दर्न सीरिया में। अब जब से बशार अल असद गए हैं दमास्कस से, तब से ये बात अब जाहिर हो चुकी है कि नॉर्थ से टर्की के लिए और साउथ से इजराइल के लिए एक जंग के मैदान तैयार हो रहा है इवेंचुअली, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वी कॉल इट इन इंग्लिश। इवेंचुअली ये होनी ही थी कि इजराइल की जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपाइंग सीरियन टेरिटरी, वो इतनी बढ़ती गई कि वो टर्किश इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली क्लैश करती गई। और बिल्कुल कल इजराइल कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक इन सीरिया ऑन एन एयरपोर्ट, जहाँ पे टर्किश पर्सनल अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जा रहे थे।
तो naturally the United States has also condemned that, but that reflects for us कि ये जो तनाव है टर्की और इसराइल के बीच में, अब ये वो सिर्फ तनाव नहीं रही। तो अब टर्की ऑलरेडी नेटो मेंबर है, वो ईयू का एस्पायरिंग कैंडिडेट है, काफ़ी टाइम से रह चुके हैं, लेकिन उनके लिए ये जो पैक्ट थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, ये एक रीजनल शिफ्ट जिसे हम कहते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और उसके साथ जुड़ना उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमेशा से था, और उसकी मैनिफेस्टेशन ये मक्का एग्रीमेंट। तो आप इसको एज अ काउंटर जो इजराइल की हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इजराइल जिसकी बात कर रहा है, या जो मेडिटेरेनियन पैक्ट एक तरीके से जिसमें साइप्रस है, ग्रीस है, उसके अगेंस्ट में ही देख रहे हैं? इनिशियली बहुत सारी असेसमेंट्स आ रही थी कि क्या ये ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, ये अलायंस के मेन निशाने पर कौन है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कलेक्टिव डिफेंस की, ठीक जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है कि अगर एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इससे तमाम तीनों सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, वो सामूहिक डेटरेंस और डिफेंस के लिए उसमें कूदेंगे। तो इसमें आपको लग रहा है कि ये जो मेन काउंटरिंग है ये वही इजराइल की एक्सटेंशन ऑफ पावर, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट हो या मेडिटेरेनियन पैक्ट हो, क्या वो आपको नजर आता है? जी स्मिता जी, शुक्रिया इस बात पर थोड़ा सा और रोशनी डालने के लिए कि ये जो नेटो का आर्टिकल 5 है ये ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है, लेकिन इस बात पे मैं थोड़ा सा विस्तार में बात करना चाहूँगा कि ये नेटो का जो बेंचमार्क है, ये ना तो मक्का एग्रीमेंट में, ना तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो एसएमडीए था उसमें ठीक तरीके से उसके लिए ये प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अनलाइक द नॉर्थ अटलांटिक चार्टर, ये जो दो एग्रीमेंट्स हैं ये पब्लिक नहीं है। सेकंड, सिर्फ एक ही चीज पब्लिक की गई है इन दोनों एग्रीमेंट्स में से, विच इज ये जो सामूहिक डिटेरेंस की जो आपने बात की कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर्स। ये जो कलेक्टिव डिफेंस का जो थ्रेट है, इस थ्रेट से डिटेरेंस पैदा होती है, लेकिन वो डिटेरेंस की क्रेडिबिलिटी उन क्लॉजेस के बराबर रख के हिसाब मतलब किया जाता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी एडवर्सरी ने इन कलेक्टिव डिफेंस पार्टनर्स पर हमला किया या अटैक किया तो ये क्या करेंगे, उनके एक्शन से ये जाहिर होना चाहिए कि अच्छा हाँ वो ये पैक्ट को इन्वोक कर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से लेकर बाकी आप हिस्टोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स के बाकी अपने कोल्ड वॉर पार्टनर्स के साथ देखें, वो सारे एमडीएस पब्लिक हैं, क्योंकि उन एमडीएस में एक हायरार्किकल लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं ताकि एडवर्सरी को ये शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे बीच में ये जो पैक्ट है ये मजबूत है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सिर्फ एसएमडीए की परफॉर्मेंस देखिए सिंस सितंबर 2025 एंड नाउ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये पब्लिक रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ ओपन वॉर विद अफगानिस्तान। सऊदी अरेबिया हैज़ बीन फेसिंग रिलेंटलेस अटैक्स, मतलब लगातार बमबारी हो रही है ईरान की तरफ से। हालांकि ये अलग बात है कि ईरान कहता आ रहा है कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी अटैक्स सऊदी पर लेकिन उतने अटैक्स नहीं हुए जितने यूएई, बहरीन और जॉर्डन में। सऊदी रिलेटिवली कुशनड इन रहा है। एब्सोल्युटली ट्रू, दैट इज इन रिलेटिव टर्म्स। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, ये बहुत रेयर हुआ है कि सऊदी सॉइल पर उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच करके कोई स्टैंड ऑफ अटैक्स ही क्यों ना हो, ऐसी अटैक इस स्केल पर कभी नहीं हुई है। इवन दो इन रिलेटिव टर्म्स कंपेयर टू स्पेशली द यूएई, उन पर अटैक्स काफ़ी कम हुए हैं। बट अलॉन्ग विद दिस सऊदी अरेबिया के एक और कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हिस्टोरिक है, जो यमन के साथ है। अब इवन कंपेयर टू ईरान, यमनी हुतीज ने जितनी बार मिसाइल या ड्रोन से बमबारी की है सऊदी अरेबिया पर, उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक और टारगेट किया है उन्होंने। अभी अगर आप फ्यूचर को देखें, सऊदी अरेबिया is also trying very hard to compete with United Arab Emirates, ताकि उनके पास भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आए, ताकि उनके पास भी सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज हो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिवर्सिफाई देयर इकोनॉमी एंड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उनके लिए रीजनल स्टेबिलिटी एक इम्पेरेटिव है, एक प्रायोरिटी है। लेकिन सितंबर से लेकर आज तक ना तो पाकिस्तान ने ना तो सऊदी अरब ने कोई स्पेशल मिलिट्री मूव या चेस बोर्ड पे कोई ऐसा मूव लाए हैं अपने पैक्ट के एक्टिव होने के बावजूद जिससे ये साबित हो सके कि वो जो कलेक्टिव डिफेंस और वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो क्लॉज है वो क्रेडिबल है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो दिफा का जो मामला है, जो सामूहिक डिटेरेंस का जो मामला है वो है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी उस क्लॉज से नहीं आती है। उसकी क्रेडिबिलिटी इस बात से आती है कि एक ज़रूरी चीज़ है कि Saudi Arabia, especially under Mohammed bin Salman, has been a country that has been one of the largest defense spenders in the world. लेकिन over 75% of their military spending goes into buying off-the-shelf weapons. मतलब वो अपने देश में नहीं बनाते, despite being one of the largest spenders in the world.
इसीलिए आप देखेंगे जब MBS डिफैक्टो लीडर बने व्हेन ही बिकेम क्राउन प्रिंस स्पेशली बाय 2017, उनकी एक प्रायोरिटी थी कि सऊदी अरेबिया की जो नेसेंट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको हम सही दिशा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस तैयार किए, द जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज, द सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, लेकिन ये काफ़ी नए हैं बिकॉज इन अक्रॉस द ग्रैंड आर्क ऑफ हिस्ट्री एक दशक एक छोटी सी टाइम लाइन है। तो वो ये चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल पार्टनर मिले उनको जो एक सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं बट इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज ट्रांसफर कर सके। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। दे आपको रॉयटर्स में भी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, बाय नवंबर 2024 द सऊदीज वर एक्सप्लिसिटली टेलिंग द वर्ल्ड दैट वी गिव अप, हमें शायद यूनाइटेड स्टेट्स से ऐसा म्यूचुअल डिफेंस एश्योरेंस वाला पार्टनरशिप नहीं मिलेगा। बट इट बिकेम वेरी क्लियर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स कि जब डोनाल्ड ट्रम्प की पहली विजिट मिडल ईस्ट पे थी, आई एम सॉरी आई नो काफ़ी लंबा जवाब हो रहा है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना पहला विजिट मिडल ईस्ट पे किया था तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इनफैक्ट इट वाज ऑलमोस्ट $142 बिलियन डिफेंस सेल्स कमिटमेंट्स दैट बोथ साइड्स मेड टू ईच अदर। दैट वाज देन। बाय नवंबर 2025 जब मोहम्मद बिन सलमान USA जाते हैं तब भी बहुत बड़ी बातें होती हैं। ट्रम्प इवन ऑथराइजेस द सेल ऑफ द प्रीमियर 5th जनरेशन प्लेन इन द वर्ल्ड टुडे, द F-35, और कमिटमेंट्स की बात होती है। सऊदी अरेबिया मेजर नॉन नेटो एलाई बन जाती हैं, लेकिन दिसंबर 2025 तक वो जो $142 बिलियन की कमिटमेंट थी उसकी 0.99% ही खर्च हुई थी। अब तक ये बात मतलब जाहिर हो चुकी है कि ट्रम्प, फॉर whom a priority is military sales for the American military industry back home, it is not an immediate fit for what Saudi Arabia wants. अब आखिरी बात, ये सब चीज़ें मैंने क्यों कहा, इस वजह से कि अगर आप इन सारे मेका पैक्ट की ही कंट्रीज को देख लीजिए, ऑन वन साइड यू हैव टर्की जो कि चाइना के साथ आउटसाइड ऑफ द US, आउटसाइड ऑफ द ग्रेट पावर्स, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री मैन्युफैक्चरर्स टुडे इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस। और बीच में है पाकिस्तान जो एक नोडल एक्टर है, जिनकी पार्टनरशिप्स ना तो सिर्फ चाइना से है बट टर्की से भी, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग नोड के तौर पर वो एक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है सऊदी अरेबिया जो कि रेसिपिएंट है। तो ये एक पाइपलाइन के तौर पर आपको नजर आ रही है जो है मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग की और जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो ये जो कलेक्टिव डिटेरेंस फैक्टर है दैट इज वेरी मच प्रेजेंट इन दिस पैक्ट, बट इट इज फॉर द फ्यूचर. It does not mean that they're going to rush and fire each other's guns at other countries because they are attacking these countries. मतलब तुर्की और सऊदी अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं कूदने वाले हैं, या सऊदी जो है भारत पाकिस्तान के जंग में तुरंत नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि सऊदी और UAE दो ऐसे वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप के टर्म में। तो आपको नहीं लगता है कि उस लिहाज से इस वक्त भारत को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है? देखिए, एक सरफेस लेवल पे तो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गहराइयत में जाएंगे तो एक बात साफ साफ नज़र आती है कि पिछले 10 साल में, बट स्पेशली सिंस 2019, द अरब कंट्रीज, बोथ द UAE एंड सऊदी अरेबिया, उन्होंने एक नया पोजीशन मतलब उभर के तो सामने आया था इन अरब देशों के तरफ से कि for the longest time historically इनकी position especially on Kashmir was very pro Pakistan and it was very overtly pro Pakistan. लेकिन 2019 में especially after the abrogation of Article 370 it became very clear to the disappointment of the Pakistani government कि इन देशों ने कहा कि ये भारत का इंटरनल मामला है। वो एक ब्रेक थी क्योंकि उससे ये बात जाहिर हो गई कि the Arab countries are interested in India's economic growth, हमारी अर्थव्यवस्था पर, और इससे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आती हैं फॉर टू कंट्रीज दैट आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, स्पेशली सऊदी अरेबिया अंडर MBS, उनकी जो विजन 2030 है, वो अलग बात है कि वो एक बिल्कुल ट्रैक पे नहीं है, लेकिन उनका जो विजन है वो यही है कि रीजनल स्टेबिलिटी पे फोकस करे और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करे। तो व्हाट इंडिया वाज गिविंग टू द स्टेट्स इज व्हाट दे वांटेड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, और चूंकि पाकिस्तान का भी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब रह चुका है हिस्टोरिकली, बट इफ़ यू रिमेंबर द 2021-2022 पीरियड, इट वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस एट अ ह्यूज मैग्नीट्यूड. सो सऊदी अरेबिया ऑल्सो हैड लेवरेज ऑन द पाकिस्तानी इकोनॉमी, एज डिड द एमिरेटीज. तब के टाइम पे द अरब्स हैड इनफ स्पेस टू इग्नोर पाकिस्तान्स डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज, जिसे हम कहते हैं, स्पेशली विज़-विज़ कश्मीर. अब, especially because of the instability caused by Israel's attacks across countries in the Middle East, as well as the US-Iran war, which the Americans started without any real provocation, it was a war of choice. उसके बाद अब ये बात फिर से जाहिर हो गई है कि पाकिस्तान, while India can give the Arab countries what they want, Pakistan is willing to give them what they need, which is an ability to take a risk and an ability to
share a significant enough burden of their security. अब ये जो पार्टनरशिप नहीं, है, पर आप जब कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी वो शेयर करने के लिए तैयार है, सऊदी के साथ भी जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया, पाकिस्तान में एक आनाकानी की स्थिति तो बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कूदने को हैप्पीली तैयार था। यमन में भी जो इंटरनेशनल फोर्स सऊदी ने लॉन्च किया, जिसको राहिल शरीफ लीड कर रहे थे, लेकिन वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में लीड कर रहे थे आर्मी चीफ के पोस्ट से रिटायरमेंट के बाद में। तो वो पाकिस्तान जो बोल रहा है कि हम आपको सुरक्षा दे पाएंगे, वो पेपर में कुछ और दिखता है, हकीकत में तो कुछ और है। जी, इस मुद्दे पर कि पाकिस्तान की जो असिस्टेंस होगी उसकी यार्डस्टिक क्या है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसकी यार्डस्टिक ये नहीं है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स आर गोइंग टू बी फाइटिंग इन अदर कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया। The main instrument of the partnership is what I was telling earlier, which is joint military manufacturing. अब इसकी experience पाकिस्तान के पास है। Please note that this is not me saying that this is going to succeed or be effective. That is different. यमन की आपने बात की, यमन की ट्रेजेक्टरी भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि ओरिजिनली जब सऊदी अरेबिया ने विद MBS एज डिफेंस मिनिस्टर ये वो जंग जब उन्होंने छेड़ी थी, तो उन्होंने जब पाकिस्तान से ऑफिशियली मदद मांगी थी, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ये साफ मना कर दिया था उनको। लेकिन उसके सिर्फ 2 या 3 साल बाद इट वाज वेल नोन टू एवरीबॉडी दैट जनरल कमर बाजवा वेंट बिहाइंड पार्लियामेंट to make sure that you have a contingent of Pakistani troops that are at least available for Saudi assistance within Saudi borders. As a result, you will see something very similar, जो कि हाल ही में हुआ था, which is you had at least 2 plane loads of Pakistani troops who went to shore up their historic presence in Saudi Arabia, right? Especially in Peninsular Saudi Arabia. Now, currently, because because एक उनके लिए स्पेशली फॉर सऊदी अरेबिया अब उनके लिए बात साफ हो गई है, क्योंकि ये जो रीजन है ये फिर से अनस्टेबल है, उनकी सिक्योरिटी नीड्स अब फिर से प्रायोरिटी बन चुकी है। अब चूंकि भारत और इन देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप इतनी गहरी है, इसकी मैनिफेस्टेशन इमीडिएटली नहीं होगी, लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन इन द लॉन्ग रन डिप्लोमेटिकली हो सकती है। हाँ, अब और वो मैनिफेस्टेशन भी डायरेक्ट नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट होगी। वो जो स्पेस की बात मैं कर रहा था कि 2019 के टाइम पे ये जो अरब कंट्रीज को उनको ये स्पेस मिली थी कि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कंसर्न्स को साइडलाइन कर दे। अब वो कितना साइडलाइन कर पाएंगे ये तो मतलब फ्यूचर की बात है, लेकिन जिस हिसाब से इनके और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच इनकी जो इंटरेक्शंस हो रही है, ये बात थोड़ी सी अब साफ हो रही है कि पाकिस्तान की जो बार्गेनिंग पावर है अरब देशों के साथ, वो अब फिर से बढ़ने लगी है। कितनी बढ़ेगी, किस हद तक बढ़ेगी, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी वही है। मतलब कश्मीर जो आने वाले दिनों में जो है एक बार फिर से एक और मुद्दा बन सकता है विश्व मंच पर। 2 आखिरी सवाल बशीर आपसे। एक, क्योंकि हमने अभी तुर्की के विदेश मंत्री फिदान को देखा कि उन्होंने कहा कि इजिप्ट कंसिडर कर रहा है इस अलायंस को ज्वाइन करने की, हालांकि हमें बताया जा रहा है कि मिस्र पर काफी दबाव डाला जा रहा है कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। अगर इजिप्ट आता है, और ये बार बार कहा जा रहा है, पर प्रेसिडेंट अर्दोआन ने एक बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग ओपन हैं, ये अलायंस सिर्फ हम 3 सदस्यों तक सीमित नहीं है, दूसरे मेंबर्स भी आए। आप इसका एक्सपेंशन होता हुआ देख रहे हैं, क्या इसको नेटो ऑफ वेस्ट एशिया कहना सही है? स्मिता जी, इजिप्ट के पॉइंट से पहले मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वो इंटरनेट पे जाके एक चीज़ के लिए सर्च करें, विच इज़ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये 1 साल 2000 की डिफेंस एग्रीमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये 6 गल्फ कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी, और उसमें आप देखिएगा उसमें भी ये क्लॉज है कि एन अटैक ऑन वन इज़ एन अटैक ऑन ऑल। और सिर्फ वही नहीं, ये एग्रीमेंट चूंकि ये पब्लिक है, आपको नजर आएगी कि वही जो हायरार्किकल स्टेप्स मैंने मैं पहले जो मेंशन कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि ये पैक्ट क्रेडिबल है, वो उसमें मौजूद है। 2000 से लेके आज तक 25 साल में वो एग्रीमेंट एक बार भी इन्वोक किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं हुई है, क्योंकि अरब देशों के लिए उनकी सिक्योरिटी जो माइंडसेट है, उनकी जो सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग है, ये इस तरह नहीं है जो कि बहुत नेटो सेंट्रिक है कि अगर कुछ हो जाए तो हम 1939 वाला एक जो विश्व की जो हालत थी उस स्थिति को फिर से हम इमेजिन मतलब उस स्थिति को फिर से हम तस्वुर करने लगे कि दूसरे कंट्रीज आपस में ओपनली जंग की डिक्लेरेशन कर देंगे। वो नहीं होने वाला है। नाउ इफ यू लुक एट इजिप्ट, इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो कि ना कि टर्की, ना सऊदी अरेबिया, ना पाकिस्तान के पास है, जो है एक कॉमन सरहद इजराइल के साथ।
साइनाई पेनिनसुला में, और जिसको लेकर बहुत ही तनाव सालों साल चली है इन दो देशों के बीच में। इन दो देशों ने एटलीस्ट 3 जंग लड़े हैं इस बॉर्डर के ऊपर, गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर और सिनाई पेनिनसुला को भी लेकर। तो 1979 स्पेशली, जब अनवर सादात जब वो जिंदा थे, तब से लेकर आज तक इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनी है कि हम एक दूसरे की मजबूरियां को समझ सकते हैं, हम उसको परख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर हम उसको मानते नहीं। पर वो मानने की बात अलग है। पॉइंट इज कि उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात, इजिप्ट इज मोर इंटेग्रल टू द यूएस प्लान फॉर पैलेस्टाइन। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने, जब वो मिडल ईस्ट आए थे अपने वो ग्रैंड मंच पर अपना गाजा पीस प्लान रखने के लिए, तो वो शर्म शेख गए थे, वो सऊदी अरब नहीं गए थे, वो टर्की भी नहीं गए थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो इजिप्ट आए थे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, कि जो एक माइन्यूट और इंट्रिकेट लेवल पे जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये इजिप्ट के पास है। इजिप्ट यूएस पे भी रिलायंट है टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर द सिक्योरिटी। बट द पॉइंट इज कि इजिप्ट के लिए जो वेरिएबल्स हैं, उनको वो वेरिएबल्स कंसिडर करने के लिए द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर क्वाइट हाई compared to Turkey, Saudi Arabia and Egypt, compared to Turkey and Saudi Arabia when it comes to a pact of this kind. Will Egypt join in the future? हो सकता है, लेकिन अगर आप वो पाइपलाइन के नजरिए से देखें तो इजिप्ट एकदम नीटली फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ठीक से नीटली फिट नहीं बैठते थे। अगर आप आईएमएक को देखें तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इजिप्ट एक की नोड है ट्रेड के लिए, लेकिन फिर भी वो आईएमएक के बाहर थे, क्योंकि हमारे लिए द सुएज कैनाल एंड ऑल ऑफ दैट इज अ सप्लीमेंट्री रूट compared to the IMEC. Similarly, in the defense ecosystem and the military manufacturing pipeline, you can force Egypt to fit anywhere, but Egypt will have to be convinced कि उनके लिए भी म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो रिस्क से ऊपर है, वो अभी उनके लिए क्लियर नहीं। तो आखिरी सवाल ऐसे में आपसे बशीर, क्योंकि अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पिछले दिनों बयान आया, जिन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी मक्का पैक्ट को देखकर। क्या एक तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स लगातार बनी हुई है इस तरह के पैक्ट के आने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे देश हैं जो बहुत क्लोजली सामरिक रूप से कोऑपरेट करते हैं अमेरिका के साथ में। कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट के लिए अंकारा में भी मौजूद थे। और दूसरा, क्योंकि ईरान भी हमेशा से कहता आया है कि एक इस्लामिक ब्रदरहुड के सेंटिमेंट से देशों को साथ आना चाहिए, कल को क्या ईरान के लिए भी दरवाजे खुले होंगे इस तरह का पैक्ट ज्वाइन करने के लिए? हो सकता है, लेकिन मैं आपका पहला सवाल पहले लूंगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट काफ़ी देर से आई थी पैक्ट के साइन होने के बाद। पर दूसरी चीज़, आज का माहौल ऐसा है कि अमेरिका का जो सबसे गहरी दोस्त है, वो उनके बीच में तनाव और ज़्यादा लगी रहती है, तो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो उनकी हिस्टोरिक प्रायोरिटी थी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में और अब के एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो कि है यूएस की ग्लोबल फुटप्रिंट को कम करना, ताकि रीजनल सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है ये इन देशों पर ज़्यादा हो, अमेरिका पे कम हो। ये इनकी हिस्टोरिक प्रायोरिटी रही है। दूसरी चीज़, अभी इनकी जो इमीडिएट प्रायोरिटी है ये ईरान वॉर को लेकर है। जब से ये जंग शुरू हुई है फरवरी 28, 2026 से, तब से ये बात भी साफ साफ जाहिर है कि अरब देश इस जंग के खिलाफ थे, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जंग अगर अमेरिका लड़ेगी तो ये बीच में छोड़ करके चली जाएगी, तो इन जो भुगतेंगे वो अरब देश होंगे, और वही हुआ। तो अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखें दुनिया के किसी भी लीडर के साथ, ये साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। आप उनके साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरियन राष्ट्रपति के साथ स्टेटमेंट्स देख लीजिए, एक ही चीज़ है कि वो अब सब चीज़ वही वॉर के लेंस से देख रहे हैं। ये जो पैक्ट है उनका हिस्टोरिक प्रायोरिटी से ये फिट बैठते हैं, कि उनको पता है कि द यूएस कैन फाइनली ऑफलोड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देश अपने लिए अब थोड़ा और जिम्मेदारी उठाएंगे, तो ये अमेरिका के लिए अच्छी बात है। इन द इमीडिएट ईरान वॉर सेंस, हाउएवर, इट इज अनक्लियर द डिग्री टू विच इट इज गोइंग टू अफेक्ट द अमेरिकन थिंकिंग ऑन ईरान, क्योंकि ये एक और बात है जो पाकिस्तान का जो एलिमेंट है इस पैक्ट में। आपको याद होगा कि इस जंग से पहले भी 12 डे वॉर में, जो कि जून 2025 में हुई थी, तब भी वो जंग शुरू होने के टाइम पे इट वाज द पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हु हैड अ क्लोज डोर लंच विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं उनके लिए थोड़े और ऑप्शंस बने रहे विज़-विज़ ईरान। अमेरिका, ये आखिरी पॉइंट है इस सवाल पे, कि अमेरिका ये बात भी जानता है हिस्टोरिकली, मतलब ये जानते आ रहे हैं। अब ट्रंप का तो मतलब उनकी दिमागी हालत के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, कि अरब कंट्रीज के लिए एक प्रिंसिपल रहा है विज़-विज़ ईरान,
वो जानते हैं कि ईरान उनके दुश्मन है, लेकिन ये दुश्मनी की जो ये दुश्मनी उस हिसाब से जाहिर नहीं होती है कि हमारे दोनों देशों के बीच लगातार बमबारी होगी। उनकी ये मैनिफेस्टेशन हमेशा से नहीं आ रही है। फॉर द अरब स्टेट्स, कॉन्फ्रंटेशन एंड कंसिलिएशन, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं vis-a-vis ईरान। तो अगर उनको लगता है कि एंगेजमेंट और कंसिलिएशन से ईरान का थ्रेट कम हो सकता है, तो उनके लिए वही इंस्ट्रूमेंट प्रायोरिटी होगी। आपको याद होगा बिफोर अक्टूबर 2023 जब मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गई थी, देयर वाज अ ग्रैंड rapprochement बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, व्हिच वाज brokered by Beijing but to a certain extent by Islamabad as well and Oman. बट उनकी प्रायोरिटी तब क्या थी? क्या उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम हो गए थे? बिल्कुल नहीं। ये उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस फंडामेंटल हैं, लेकिन ये अप्रोच हमें और ज़्यादा समझने को मिलती है कि अरब देश अपने सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर उनको लगे कि हम ईरान के थ्रेट को और बेहतर मिटिगेट कर सकते हैं, ईरान को अपने पास रखकर, ना कि ईरान को एक कैटेगोरिकल एडवर्सरी बनाकर, तो उनके लिए वही सही है। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर हम थियोरेटिकली बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ट्रम्प के लिए तो शायद वही रीजनिंग बेस्ट रही है। चलिए, बहुत सारी जो है दिलचस्प इसमें पेचीदगियाँ भी हैं और बहुत सारी फैक्ट्स है जिनको समझना ज़रूरी था, संदर्भ समझना ज़रूरी होता है जब हम विदेश नीति की बात करते हैं। और इसलिए हमने कहा कि एक बढ़िया सी बातचीत कर लेते हैं मक्का पैक्ट पर, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। बशीर अली अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।